हमारी बहुत अच्छी जो लेज़र्स हैं जैसे कैंडला है, उससे आप जब हेयर रिमूवल करवाते हैं और आप देखेंगे कि उसके जो सेशंस होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। उसकी बजाय जो दूसरी आम लेज़र्स होती हैं जो जैसे इसमें जो कि बेसिकली लोग IPL को भी लेज़र समझते हैं, जो कि बेसिकली लेज़र नहीं है, वो एक रोशनी है। ठीक है, उसके साथ हम बालों को कम करते हैं तो उससे बाल ख़त्म नहीं होता है। लेकिन कैंडला जो है वो तकरीबन आपके बाल को ख़त्म कर देती है। कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है एक्सेप्ट जैसे अगर आपने परमानेंट फिलर करवाया तो वो परमानेंट रहेगा, वो उसमें फिर अगर आपका वो ख़राब हो गया तो वो ख़राब परमानेंट रहेगा, ठीक हो गया तो ठीक परमानेंट रहेगा। लेकिन बाकी ऑलमोस्ट जितने प्रोसीजर हैं आपके बोटॉक्स हैं या टेम्पररी फिलर्स हैं या अगर आप लेजर्स करवा रहे हैं किसी रिजुविनेशन के लिए या पीलिंग व्हाटएवर, तो वो आपको बार बार करना पड़ता है। हाइफू भी बेसिकली इसकी भी अब बहुत ज़्यादा एक वो है, ये अल्ट्रासाउंड टेक्निक है जो कि हमारी इसके अब मल्टीपल यूजेस रिजुविनेशन के अंदर आ रहा है, लेकिन इसकी भी रिजल्ट्स जो हैं वो डिबेटेबल हैं। इसमें कोई रिसर्च प्रूवन रिजल्ट नहीं है और मुख्तलिफ डॉक्टर मुख्तलिफ इंडिकेशन के लिए आपको बता रहे होते हैं कि इससे ये रिज़ल्ट आ जाएगा, वो रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन कोई भी इसका प्रूवन रिज़ल्ट नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फरीहा तारिक FM सेहत ज़िंदगी के पॉडकास्ट से। आज मैं आपके पास हाजिर हुई हूं एक एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट को लेके। दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी आजकल एस्थेटिक प्रोसीजर्स का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आज हम डॉक्टर साहिबा के साथ डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसीजर्स क्या होते हैं और उनके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। सबसे पहले आज हम अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर ज़ेब कमर वसीर साहिबा। She is an aesthetic dermatologist and she has dipped down from UK as well और इनके पास तकरीबन 17 साल का तजर्बा है डर्मेटोलॉजी के शोबा में और आज हम इनसे कुछ ऐसी टिप्स लेंगे जो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगी। वेलकम डॉक्टर साहिबा, शो में आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, हम एस्थेटिक प्रोसीजर से ही शुरू करेंगे। हमारी ऑडियंस के नॉलेज के लिए आप आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल किस हद तक फ़ायदेमंद है। जी, उसमें ये है कि जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस मसले के लिए कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो किए जाते हैं वो फेस की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें जी, तो शुरू में बोटॉक्स होता था, बिल्कुल, और अब भी अगर कह लें तो गोल्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो आपको मिलते हैं वो बोटॉक्स और फिलर्स से मिलते हैं। बिल्कुल ठीक। अब इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस रीज़न के लिए कर रहे हैं। इस वजह से इसमें बेस्ट ये होता है कि आप कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आप एक सर्टिफाइड जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आप उनको विज़िट करें। वो आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली बेस्ट गाइड करेंगे। बिल्कुल। अब प्रोसीजर्स में लेज़र्स आ जाती हैं हमारे पास। उसके अलावा अपने एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए लोग इंजेक्टेबल्स की तरफ भी जाते हैं और लेज़र्स की तरफ जाते हैं और बाकी हाइफू या इस तरह के जो हैं फेशियल्स वगैरह, हाइड्रा फेशियल्स हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस इशू के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत ही बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं। लेज़र का इस्तेमाल आजकल बहुत आम हो चुका है और ख़वातीन में ये रुझान ज़्यादा है कि वो लेज़र ट्रीटमेंट्स के इस्तेमाल की तरफ जा रही हैं। तो आप ये काइंडली हमारी ऑडियंस को गाइड कीजिए कि लेज़र ट्रीटमेंट्स स्किन के लिए किस किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हैं। कुछ लोग लेज़र्स जो हैं वो हेयर रिमूवल के लिए कराते हैं, कुछ लोग लेज़र्स जो है वो स्किन की इम्प्रूवमेंट के लिए कराते हैं या स्कार या एक्नी के जो मार्क्स हैं उनको हटाने के लिए करवाते हैं। तो ये किस किस तरह से मुख्तलिफ जगह पे आपकी स्किन पे इस्तेमाल हो सकती है और क्या इनके कोई नुकसानात भी हैं? जी, उसमें यह है कि लेज़र जैसा आपने बताया, बिल्कुल लेज़र की बहुत सारी इंडिकेशंस हैं। उसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम डिजीज़ के तौर पे कह सकते हैं और कुछ को हम रिजुविनेशन कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब हम आते हैं हेयर की बात करते हैं कि अननेसेसरी हेयर के लिए,
लेज़र यूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपका हेयर किस टाइप का है और आपकी अपनी स्किन टाइप है। इसलिए मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगी कि ये डिफरेंट लेज़र्स होती हैं, ये सारी एक ही लेज़र नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है, कुछ लोग समझते हैं कि एक ही लेज़र मशीन होती है जिससे हम हर चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की तो उसमें भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग ये समझते हैं कि लेज़र कार्सिनोजेनिक या लेज़र से कैंसर हो सकता है। बिल्कुल। तो वो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जितनी भी लेज़र्स हैं, अगर अभी तक जितना हमने उनको स्टडी किया है तो उसमें ये आता है कि अगर वो आपको फ़ायदा नहीं देती तो एटलीस्ट नुकसान भी नहीं देती। और ये रिसर्च बेस्ड बात, ये रिसर्च बेस्ड है। कैंसर एटलीस्ट कोई भी लेज़र कॉज नहीं करती। डैमेज आपकी स्किन का डैमेज हो सकता है अगर आपकी लेज़र को अननेसेसरी यूज़ किया गया है, या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने स्किन टाइप को देखते हैं, किस तरह की स्किन पे कौन सी लेज़र किस फ्रीक्वेंसी पे यूज़ होगी। तो अगर वो आप एक सर्टिफाइड बंदे के पास नहीं जाते, क्योंकि अब तो जैसा देखें, अभी मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मैंने देखा है कि ये तो बिल्कुल इस तरह से गली मोहल्लों में लेज़र खुले हुए हैं। बिल्कुल, तो किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है और वो बस रैंडमली मशीन उठाते हैं और वो प्रोसीजर कर देते हैं बगैर देखे कि आपके बैकग्राउंड में स्किन क्या है, आपको कोई और डिजीज़ है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप सर्टिफाइड जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या प्लास्टिक सर्जन्स हैं, या आप एटलीस्ट किसी डॉक्टर के पास जाएं, उनको कंसल्ट करें। अब तो इवन रैंडम लेज़र सेंटर्स हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। और ये है कि अगर उनको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो इतने मेजर कोई नुकसानात नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा ने हमें बहुत ही मुफीद बातें बताई। उनमें से एक बहुत ज़रूरी बात जिसको मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँगी वो ये है कि लेज़र के इस्तेमाल से कैंसर्स या कार्सिनोमाज रिसर्च बेस्ड स्टडी है ये कि नहीं फैलते। और दूसरी बहुत मुफीद बात जो इन्होंने बताई वो ये है कि मुख्तलिफ़ तरह के जल्दी अमराज के लिए मुख्तलिफ़ तरह के लेज़र्स और उनके प्रोसीजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस बात को सामने रखते हुए अगर मेरा आपसे अगला सवाल भी लेज़र के बारे में ही होगा, वो ये कि जो हेयर लेज़र है वो किस एज से शुरू किया जा सकता है, दैट इज़ रिमूवल ऑफ अनवांटेड हेयर। और स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं या जो टीन एज गर्ल्स हैं, वो चाहती हैं कि वो वैक्सिंग या उस तरह के प्रोसीजर्स जो पहले पुराने यूज़ होते थे उनकी बजाय अब लेज़र जो है इस्तेमाल करें। तो आपके ख्याल में उसकी क्या एक अप्रोप्रिएट एज होनी चाहिए जिस पे उसको शुरू किया जाए, और फिर उसको कितना अरसा कंटिन्यू रखा जाता है, स्पेशली फॉर टीनेज गर्ल्स? जी, उसमें ये है कि आप अगर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग एज जो है वो हम 15 ईयर्स ले लेते हैं। हम 15 ईयर्स से पहले मोस्टली नहीं करते हैं। और उसके बाद ये है कि इसके डिफरेंट सेशंस होते हैं। एंड अगेन एज आई सेड कि इसमें आपकी जो लेज़र की टाइप होती है और आपका फेशियल हेयर टाइप, आपकी स्किन की टाइप क्या है, आपका जो हेयर है उसकी थिकनेस, उसकी वो किस किस जगह पर है, तो ये सारी चीज़ें आप उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। ये एक कस्टमाइज्ड प्रोसीजर होता है। आप एक इस तरह से नहीं कह सकते कि जी आप 100% हर बंदे को आप एक ही मुझे जो आपकी बात समझ आई है वो ये है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और मुख्तलिफ लोगों में इसके मुख्तलिफ तरह के इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट है उसका इलाज जो है वो भी मुख्तलिफ सेशंस में होता है। जी बिल्कुल। उसमें जो हमारी बहुत अच्छी जो लेज़र्स हैं जैसे कैंडला है, उससे आप जब हेयर रिमूवल करवाते हैं और आप देखेंगे कि उसके जो सेशंस होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। उसकी बजाय जो दूसरी आम लेज़र्स होती हैं जो जैसे इसमें जो कि बेसिकली लोग IPL को भी लेज़र समझते हैं, जो कि बेसिकली लेज़र नहीं है, वो एक रोशनी है। ठीक है, उसके साथ हम बालों को कम करते हैं तो उससे बाल ख़त्म नहीं होता है। लेकिन कैंडला जो है वो तकरीबन आपके बाल को ख़त्म कर देती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितने, और अच्छी लेज़र होगी तो सेशन कम होंगे, नो डाउट वो एक्सपेंसिव होगा लेकिन कम होंगे, और उसका जो एंड पे रिजल्ट है वो आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह की जाते हैं IPL पे जाते हैं तो उसके आपको बहुत सारे सेशंस करना पड़ते हैं। वो ये क्या करते हैं कि आपके जो हेयर की रीग्रोथ होती है उसको कम कर देता है। और जो पहले वाले हेयर हैं उनको रुआ में जैसे चेंज कर देता है, पीच फेस जिसको कहते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है बालों की, लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं उससे। डॉक्टर साहिबा, कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल पील क्या होता है और ये किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है स्किन ट्रीटमेंट्स में? पीलिंग मोस्टली की जाती है जो मलाजमा के लिए, अगर आप डिजीज़ की बात और आम लफ्ज़ों में हम मलाजमा को छाइयों के लिए, बिल्कुल छाइयों के लिए
पीलिंग आप कह लें कि एक तरह का लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, उसके अंदर ये आता है, लेकिन उसमें भी ये है कि हम प्रेफर करते हैं कि पहले दवाइयों के साथ ठीक किया जाए, क्योंकि पीलिंग एक बहुत सेंसिटिव सी चीज़ है और हर किसी को सूट नहीं कर सकता, लोगों को एलर्जीज होती हैं। बिकॉज आई हैव सीन पीपल लैंडिंग अप इन इमरजेंसी और वो उन्होंने कुछ एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवाए हुए होते हैं और वो फौरन इमरजेंसी में आते हैं कि अब हमें स्वेलिंग हो गई है या हमें एलर्जिक रिएक्शन हो गया है। जी बिल्कुल, मैं उसमें ये छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि आजकल अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो बेसिक डर्मेटोलॉजी थी ना, वो पीछे छुप गई है और एस्थेटिक्स आगे आ गई है। अब ये जो बेसिक डर्मेटोलॉजी थी वो बहुत सारी चीज़ों को 90% चीज़ों का बहुत आराम से सुकून से थोड़ी सी आप मेडिकेशन से उसको ट्रीट कर देते थे और वो 90% ट्रीटमेंट होता था। जो एस्थेटिक प्रोसीजर हैं वो सिर्फ लोगों को उनकी अवेयरनेस ज़्यादा समहाउ हो गई है। अब पेशेंट आके ये नहीं कहता कि मुझे चाहिए, पेशेंट आके कहता है मेरी पीलिंग कर दें। Yes, absolutely. वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि मेरा ये प्रोसीजर वो बहुत ज्यादा गूगल करके आए होते हैं। एग्जैक्टली यही इशू है। तो वो उसको खुद पता, वो फिर जब हम ऐसे पेशेंट की काउंसलिंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि हम उसको ये कहते हैं कि आप ये मेडिकेशन ले लें, 200-300 रुपए की जो दवाई आपका काम कर देगी, उसकी बजाय वो समझता है कि मैं 30,000 या 40,000 का प्रोसीजर करवाऊंगा और उसकी मिसकंसेप्शन होती है कि ये इससे ठीक होगा। बिल्कुल ठीक। तो ये आप एक चीज़ क्लियर करें कि अभी भी जो आपकी डिजीज़ हैं वो आपकी जो डर्मा का ट्रीटमेंट है वो उससे बेहतर होगी बजाय इसके कि प्रोसीजर से। बिल्कुल ठीक। और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को डिसाइड करने दें कि आपको किसी प्रोसीजर की ज़रूरत है, मेडिकेशन की ज़रूरत है, या इवन वो आपको कोई अच्छी स्किन केयर रूटीन बता सकता है जो आपको स्किन को इम्प्रूव कर सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, वाइटनिंग इंजेक्शंस भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स का एक मेजर पार्ट रहे हैं रिसेंट दौर में। तो वाइटनिंग इंजेक्शंस जो हैं वो किस हद तक फ़ायदेमंद होते हैं? क्या उनका वाकई कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता, और इनके नुकसानात क्या क्या होते हैं? वाइटनिंग इंजेक्शन भी अगेन इन्हीं प्रोसीजर्स की तरह से इसकी एक जो कह लें कि शोर बहुत ज़्यादा है, और लोग ये समझते हैं जब वो एक्ट्रेसेस वगैरह को देखते हैं, और अक्सर मैंने पेशेंट्स को देखा है वो आके मुझे बाकायदा एग्जांपल देते हैं कि जैसे माइकल जैक्सन का स्किन कलर चेंज हुआ तो मेरा भी हो सकता है। तो वो ये समझते हैं कि वो वाइटनिंग इंजेक्शन की वजह से हुआ है। जो लोग वो सेल कर रहे होते हैं उनको वो पिक्चर्स दिखाते हैं, वो कहते हैं कि इस बंदे का कॉम्प्लेक्शन पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया। जो इंजेक्शन है बेसिकली ये ग्लूटाथायोन है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि ये कोई ब्लीच नहीं है कि आपके चेहरे का कलर तब्दील कर देगा। तो बेसिकली जिन्होंने बेचना होता है वो आपको इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि जी ये इतना इसमें चेंज आ जाएगा, उसमें एक इमीडिएट इफेक्ट आता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि 10 to 20 का डिफरेंस आ जाए। वो आप समझ लें 19-20 का या 18-20 का डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता। और उसका जब आप वाइटनिंग कहना चाहते हैं तो ऐसा अभी तक भी पूरी दुनिया में कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो आपका बेसिक स्किन कलर है कि वो उसको A to Z चेंज कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपकी बेसिक स्किन टोन होगी, जैसे अब मैं यूरोप में काम करती हूँ तो वहाँ पर लोगों को थोड़ा काला होने का शौक होता है, तो वो उस तरह से अपने आप को टैन करना शुरू करते हैं, उसके प्रोसीजर होते हैं। लेकिन अगेन जैसे यहाँ हमारी जो एशियन स्किन है उसको अगर आपने थोड़ा लाइट करना हो तो वो लाइटनिंग के लिए अगेन मैं ये कहूँगी कि इंजेक्शंस की बजाय क्रीम्स बहुत अच्छी अवेलेबल हैं जो आपको आप घर बैठे यूज़ करेंगे। आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं, और उसमें जो ये रैंडम क्रीम्स हैं उनको बिल्कुल यूज़ ना करें जिसमें स्टीरॉइड्स और मर्करी होती है। तो आप जब वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन लेंगे आप देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट इससे 1000 गुना अच्छा होगा। वाइटनिंग इंजेक्शन जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बार बार आपको लेने पड़ते हैं और उसका वो रिजल्ट नहीं आता है। डॉक्टर साहब जैसे कि आपने कहा कि वाइटनिंग इंजेक्शंस बार बार लेने पड़ते हैं, तो जो लोग ये वाइटनिंग इंजेक्शंस ऑप्ट करते हैं और वो जो क्रीम्स हैं उनको ऑप्ट आउट कर देते हैं कि हमने क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी है, हमने वाइटनिंग इंजेक्शंस का ही ट्रीटमेंट लेना है, तो वो ट्रीटमेंट कितने अरसे बाद लेने होते हैं और कितने उसके सेशंस होते हैं, और क्या वो एक परमानेंट तरीका है या फिर एक पर्टिकुलर सेशन या नंबर ऑफ सेशंस के बाद उनको दोबारा रिपीट करना होता है? जी बिल्कुल, वाइटनिंग इंजेक्शंस अगर आपको इफेक्ट आ रहा है, सपोज आप समझते हैं कि आपका डिजायर्ड इफेक्ट यही था, आप चाहते ही ये थे कि आपका 18 to 20 का डिफरेंस आए, तो वो इफ़ेक्ट भी परमानेंट नहीं होता है, वो एक टेम्प्रेरी इफ़ेक्ट होता है और आपको वो रिपीट करने पड़ते हैं। आपका सेशन 2 माह 3 माह 4 माह, कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा कर लिया तो ये रहेगा, ऐसा नहीं है, उसको आपको बार बार करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहिबा जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं क्या ये तकरीबन सबके सभी मेंटेनेंस पे रहते हैं कि एक बार करवा लिया फिर कुछ अरसे बाद दोबारा फिर कुछ अरसे, सो दैट इज़ हाउ पीपल मेंटेन इट? एग्जैक्टली
कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है एक्सेप्ट जैसे अगर आपने परमानेंट फिलर करवाया है तो वो परमानेंट रहेगा, वो उसमें फिर अगर आपका वो खराब हो गया तो वो खराब परमानेंट रहेगा, ठीक हो गया तो ठीक परमानेंट रहेगा। लेकिन बाकी ऑलमोस्ट जितने प्रोसीजर हैं आपके बोटॉक्स हैं या टेम्पररी फिलर्स हैं या अगर आप लेजर्स करवा रहे हैं किसी रिजुविनेशन के लिए या पीलिंग व्हाटएवर, तो वो आपको बार बार करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, बोटॉक्स किस एज से एडवाइस किया जाता है? बोटॉक्स आप अर्ली एज में नहीं करते हैं क्योंकि बेसिकली इसकी इंडिकेशन ही है कि फाइन लाइंस, तो जब तक आपकी फाइन लाइंस नहीं आती हैं आप उसके ट्रीटमेंट के लिए आप ये क्रोफिट और इनके लिए हम बोटॉक्स करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो जिस एज में आपकी अपीयर होना शुरू करती हैं आप उसको ट्रीट हम उस वक्त से करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये जो बोटॉक्स है ये भी एवरी 3 मंथ्स या एवरी 6 मंथ्स? जी, बोटॉक्स की भी रेपिटेशन करनी पड़ती है, उसमें आप कौन से वाला केमिकल चूज कर रहे हैं। आप अच्छी क्वालिटी का अगर आपका है तो आप उसको 9 मंथ्स के बाद भी आप रिपीट कर सकते हैं, या 6 मंथ्स वाले भी होते हैं इंजेक्टेबल्स जो आप यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें भी आपको रेपिटेशन करनी पड़ती है, परमानेंट नहीं होता है। सो जो भी आपने एस्थेटिक प्रोसीजर करवाना है उस प्रोसीजर को मेंटेन करना पड़ता है, बार बार उसके मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। और कोशिश करें कि खुद गूगल करने की बजाय अपने एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा लें कि आपको किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं है। राइट। और डॉक्टर साहिबा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि हाइफू क्या है और ये किस तरह से हमारे ज़िंदगी में या हमारी स्किन में बेहतर इम्प्रूवमेंट लाता है? हाइफू भी बेसिकली इसकी भी अब बहुत ज़्यादा एक वो है, ये अल्ट्रासाउंड टेक्निक है जो कि हमारी इसके अब मल्टीपल यूजेस रिजुविनेशन के अंदर आ रहा है, लेकिन इसकी भी रिजल्ट्स जो हैं वो डिबेटेबल हैं। इसमें कोई रिसर्च प्रूवन रिजल्ट नहीं है और मुख्तलिफ डॉक्टर मुख्तलिफ इंडिकेशन के लिए आपको बता रहे होते हैं कि इससे ये रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कोई भी इसका प्रूवन रिजल्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, इसकी इंडिकेशन क्या है? जी, एक मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि ये थोड़ी सी हम डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी जाती है कि जब हम एक सेफ्टी प्रोफाइल, हम एक विंडो आपको कह देते हैं किसी प्रोसीजर की कि ये 30 to 40% आपको रिजल्ट देगा, तो उसमें हम बच जाते हैं कि हम कह देते हैं हमने तो पहले ही कहा था। तो शायद अगर हम क्रिटिकली देखें तो इसका कहीं पर भी प्रूवन रिजल्ट नहीं है। ओके। और डॉक्टर साहिबा, एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपसे एस्थेटिक प्रोसीजर्स के मुतालिक करना चाहूँगी वो ये है कि डार्क सर्कल्स के लिए लोग एस्थेटिक प्रोसीजर्स कराते हैं, पिगमेंटेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, तो वो किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है और वो किस एज से कराया जा सकता है? क्योंकि छोटे बच्चों को भी डार्क सर्कल्स होता है या टीनेज गर्ल्स को भी ज़्यादा पढ़ाई की वजह से या मुख्तलिफ कॉजेज़ की वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो वो किस एज से शुरू किया जा सकता है और वो किस हद तक यूज़फुल है? वन क्वेश्चन। एंड सेकेंड ये कि जो जैसे आपने पहले बताया कि कुछ क्रीम्स भी एज ट्रीटमेंट यूज़ की जाती हैं, तो समटाइम्स लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि फलानी क्रीम के इस्तेमाल से हमारी स्किन पे हेयर ग्रोथ बढ़ गई। तो जब आप ये कहते हैं कि लेज़र की बजाय स्किन ट्रीटमेंट्स में क्रीम्स की तरफ जाएं तो उसमें उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हेयर ग्रोथ स्पेशली ऑन द फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो इसको आप इस मसले को किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे? जी, उसमें जो आपने ये डार्क सर्कल्स की बात की है, तो डार्क सर्कल्स मोस्टली जेनेटिक्स में होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद मल्टीपल कॉजेज, जैसा कि आपने कहा, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, अनीमिया की रीज़न हो सकती है, या रात लेट जागना, या ये रीज़न्स आ सकती हैं। तो उसमें हम रीज़न को एड्रेस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास इसका कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है कि हम कहें कि ये इसके साथ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर हम प्रोसीजर्स भी करते हैं तो हम पहले उसमें बताते हैं कि ये इतना आपको इसमें रिजल्ट आ सकता है, कुछ इम्प्रूवमेंट जैसे है कि वो आ सकती है। तो उसके अलावा इसके अंदर जो आप दूसरा क्वेश्चन कर रही हैं क्रीम्स का, उसमें मैं आपसे ये बात करूंगी कि जो क्रीम्स मेडिकेटेड होती हैं या FDA अप्रूव्ड होती हैं, बेसिकली जो फेशियल हेयर क्रीम के ज़्यादा देर के इस्तेमाल करने से आते हैं वो स्टीरॉइड्स के यूज़ की वजह से आते हैं। तो जो मेडिकेटेड क्रीम होती है उसमें कोई स्टीरॉइड, मरकरी कुछ ऐसा नहीं होता जो हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। वो बिल्कुल बल्कि मैंने ये देखा है कि जो कॉम्बिनेशन बच्चियाँ बाय कर रही होती हैं वो उससे सस्ती होती हैं। सिर्फ ये है कि अवेयरनेस नहीं है और एक दूसरे से सुन के वर्ड ऑफ माउथ से उनको जो इमीडिएट इफेक्ट आता है वो उसकी वजह से यूज़ करते हैं और उनके अपने साइड इफेक्ट्स बहुत एग्जैक्टली उनके जब फिर बाद में वो पिगमेंटेशन को ज़्यादा कर देती है, वेजो डायलेटेशन कर देती है और हेयर ग्रोथ हो जाती है, फिर उस वक्त हम भी कुछ नहीं कर सकते।
ओके, क्या वो एक इरिवर्सिबल फेज है? जी, उस वक्त आपकी स्किन इतनी डैमेज हो चुकी होती है कि फिर उसका कोई हम उसे बेहतर नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे बेहतर ये है कि जैसे ही अगर आपको कोई कंप्लेंट होती है, कोई इशू होता है, तो आप पहली कोशिश करें कि आप बजाय इसके अनफॉर्चुनेटली जो हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स हैं उनको इतना ज़्यादा क्योंकि नज़र आते हैं, तो हमारे पास मीडिया पे और बाकी जो है इतनी उनके बारे में इंफॉर्मेशन लोग खुद ही गैदर करके खुद ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो एक सिंपल सा सोल्यूशन है, आप उसको एक डिजीज़ की तरह समझें। जैसे आप अपने ब्लड प्रेशर या शुगर के मसले के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाएं और आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट जो हैं वो बहुत कम सेशंस में और विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत ही अच्छी और यूज़फुल बातें आज आपने हमसे शेयर की। एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी यूथ को देना चाहेंगी रिगार्डिंग स्किन प्रोसीजर्स या एस्थेटिक प्रोसीजर्स, प्लीज़। जी, यही मैं कहना चाहूँगी कि आपका जो स्किन है वो जिस तरह से आपकी अपीयरेंस है वो आपको प्रेजेंट करता है। तो अच्छी स्किन के लिए आप अच्छा खाएं, हेल्दी सोचें, हेल्दी खाएं, और जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो सेल्फ ट्रीटमेंट को अवॉइड करें और जो गूगल डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, रियल डॉक्टर को कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग टू आवर शो। डॉक्टर साहिबा ने आज हमारे साथ बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स शेयर की, और एक बहुत ज़रूरी बात जो इन्होंने हमसे शेयर की वो ये थी कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स के इस्तेमाल से या लेज़र के इस्तेमाल से कैंसर फैलने का इम्कान नहीं होता। और दूसरी बहुत अच्छी बात जो इन्होंने हमसे शेयर की वो ये है कि गूगल करके अपने डिजीज़ को सेल्फ ट्रीट मत करें, कोशिश करें कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरे के बाद ही कोई प्रोसीजर करवाएं या कोई अद्वियात स्किन पे इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आने का। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, कुछ नए मसाइल को लेके जो एड्रेस कर रहे होंगे हमारी यूथ को भी और हमारे ओल्ड पीपल को भी, और तमाम लोगों के मसाइल को हल करने के लिए और कुछ और यूज़फुल टिप्स के साथ हम एक और पॉडकास्ट के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। उस वक्त तक स्टे ट्यून टू FM सेहत ज़िंदगी।